Good morning, students. So far, we have learned two chapters of English Reader and one chapter of Grammar. अभी तक हमने इंग्लिश रीडर के दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और इंग्लिश ग्रामर का हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, राइट? और अभी हम इंग्लिश ग्रामर का ही सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. द टॉपिक इज़ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. अभी आप अगर देखोगे, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग सेंटेंसेस कैन बी ऑफ फोर टाइप्स. दे आर असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. अब अभी आप देखोगे सामने आपके चार कैटेगरी सेंटेंस की दी हुई हैं, ठीक है. असर्टिव, सबसे पहले देखते हैं असर्टिव क्या होता है. असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स और असर्शंस. स्टेटमेंट्स या असर्शंस यानी कि किसी भी तरह की कोई बात बताई जाती है, कही जाती है, ठीक है. एग्जाम्पल है इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. वास्ट मतलब बहुत बड़ी, फैली हुई, ठीक है. यानी कि इसमें सिर्फ एक किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है. इसमें कहा जा रहा है कि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. एन असर्टिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है. एन ऑफर्मेटिव सेंटेंस कन्वेज अ पॉजिटिव मीनिंग. ऑफर्मेटिव सेंटेंस जो स्टेटमेंट जो होता है वो एक पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता है. ऑफर्मेटिव यानी कि हम असर्टिव का जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम ऑफर्मेटिव भी बोलते हैं, ठीक है. A negative statement denies something by making use of no, not, nothing, never, etc. कोई भी नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें नो, नेवर, नॉट, नथिंग ये सारे वर्ड्स होते हैं. इससे हमें पता चलता है कि सेंटेंस नेगेटिव है. इन असर्टिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट यूजुअली कम्स बिफोर द वर्ब. फॉर एग्जांपल शी गोज़ टू स्कूल बाय बस. यानी क्या बोल रहे हैं वो कि किसी भी असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले ही आता है. अभी आप देखेंगे शी गोज़ टू वर्ब, शी गोज़ के पहले आया है. ही ऑलवेज स्टैंड्स, स्टैंड वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, स्टैंड से पहले है. द मून एंड स्टार्स शाइन एट नाइट. शाइन वर्ब है, मून्स एंड स्टार्स सब्जेक्ट्स हैं, राइट. ये वर्ब से पहले हैं. तो ऑफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट ऑलवेज कम्स बिफोर द वर्ब. लेट्स सी द नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस में एग्जाम्पल देखिए, दे डिड नॉट गो फॉर पिकनिक. जहाँ नॉट, नेवर, नथिंग, नो के सेंस में कोई भी बात बोली जाती है वो क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस. आई डू नॉट लाइक टू वॉच हॉरर मूवीज़, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है. इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले, जहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी टाइप से. फॉर एग्जाम्पल व्हेन विल योर एग्जामिनेशन स्टार्ट, ठीक है. इन इंटरोगेटिव सेंटेंस द वर्ब और अ पार्ट ऑफ वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट. इंटरोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले हमेशा वर्ब आती है, ठीक है. वर्ब के साथ में हो सकता है कोई क्वेश्चन वर्ड भी आए, जैसे हुम, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सब आते हैं वर्ब से पहले. लेकिन सब्जेक्ट से पहले हमेशा वर्ब आएगी ही, मतलब हेल्पिंग वर्ब. जब हम यहाँ वर्ब की बात करते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब वाली बात करते हैं, ठीक है. आएगी ही आएगी. फॉर एग्जाम्पल वेयर वर यू यस्टरडे. अगर ये एग्जाम्पल देखेंगे, वेयर वर यू यस्टरडे, इसमें यू सब्जेक्ट है और वर एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि सब्जेक्ट के पहले आई है, ठीक है. और एक क्वेश्चन वर्ड है वेयर, जिसका मतलब होता है कहाँ. अगले एग्जाम्पल में देखते हैं, व्हाट डू यू ऑलवेज, व्हाई डू यू ऑलवेज कम लेट, ठीक है. इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है. डू यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, ये भी एक क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आई हुई है, ठीक है. डू है हेल्पिंग वर्ब और यू है सब्जेक्ट. ओके, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ रिक्वेस्ट और कमांड्स. रिक्वेस्ट या कमांड किया जाता है या ऑर्डर किया जाता है, ठीक है. यानी कि किसी को कुछ ना कुछ करने के लिए कहा जाता है, भले वो रिक्वेस्टिंग फॉर्म में हो या कमांडिंग फॉर्म में हो. प्लीज़ टेक योर सीट, ये एग्जांपल हम देखेंगे. प्लीज़ टेक योर सीट, कोई किसी को रिक्वेस्ट कर रहा है कि कृपया अपनी सीट लीजिए, है ना, करने के लिए कहा जा रहा है कुछ. ऐसे ही दूसरे सेंटेंस में देखेंगे, डू एज यू आर टोल्ड, आप वैसा करिए जैसा आपको कहा जाता है, ठीक है. इसमें भी किसी को कुछ करने के लिए कहा जा रहा है. दिस इज़ वाई इट इज़ अ इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस. इसमें ऑर्डर दिया जाता है किसी को, जैसे कोई टीचर अपने स्टूडेंट को ऑर्डर दे सकती है, या एक फादर अपने सन को ऑर्डर दे सकता है, ठीक है. एक बॉस अपने एम्प्लॉय को ऑर्डर दे सकता है. रिक्वेस्ट कर सकता है कोई किसी को, एक सन अपने फादर से रिक्वेस्ट कर सकता है, एक स्टूडेंट अपने टीचर से रिक्वेस्ट कर सकता है. एडवाइस कोई भी किसी को भी दे सकता है, राइट. द सब्जेक्ट इज जनरली ओमिटेड इन दीज सेंटेंसेज एंड दे एंड विद फुल स्टॉप, ठीक है. द सब्जेक्ट इज जनरली ओमिटेड इन दीज सेंटेंसेज. सब्जेक्ट जनरली क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है. और सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड होता है. आप देखिए, टेक दीज मेडिसिन रेगुलरली, इसमें आपको सब्जेक्ट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है. कोई किसी से कह रहा है लेकिन कौन किससे कह रहा है नहीं पता चल रहा है, राइट. तो और आखिरी में फुल स्टॉप है, एडवाइस वाला सेंटेंस है ये. हैव मर्सी ऑन अस,
ये रिक्वेस्ट कर रहा है कोई कि हम पर दया करो, फुल स्टॉप है, सब्जेक्ट नहीं है। बी क्वाइट हियर, यहाँ शांत रहो, सब्जेक्ट नहीं है, फुल स्टॉप है, ऑर्डर है इस सेंटेंस में। सो दीज आर ऑल दी इम्पेरेटिव सेंटेंसेज। लेट्स सी द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज कंसिस्ट ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन हम कहाँ यूज़ करते हैं? ये देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, ये लास्ट में आपको जो दिख रहा है साइन, दिस इज कॉल्ड दी एक्सक्लेमेशन साइन। ये आपको जो दिख रहा है ये एक्सक्लेमेशन साइन है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज एक्सप्रेस लॉन्ग एंड सडन फीलिंग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग जब भी हम एक्सप्रेस करते हैं तो उस वहाँ पर हम एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ करते हैं। दे बिगिन विद वॉट अ, हाउ, इस तरीके से, वॉट अ ब्यूटीफुल डे ना, इस तरीके से, हाउ ब्यूटीफुल यू आर लुकिंग। सो इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। इन दीज सेंटेंसेज द वर्ब ऑलवेज कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट एंड दे एंड विद अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्या बोल रहे हैं वो? वर्ब ऑलवेज कम आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ही हमेशा वर्ब आती है, ठीक है। और सेंटेंस किस में एंड होता है? एक्सक्लेमेशन पे। समटाइम्स दीज सेंटेंसेस कैन बी रिटन विदाउट अ वर्ब, एज एन एग्जाम्पल्स, कभी कभी वर्ब भी नहीं होती है। व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनबो, ठीक है, कितना सुंदर इंद्रधनुष है। तो ये एक एक्सप्रेशन है, ये किसी सेंटिमेंट का, कुछ जैसे हमें किसी को रेनबो बहुत अच्छा लगा तो अचानक एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस की है इसमें। आखिरी में एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है आपको। व्हाट अ शेम, यहाँ भी एक्सक्लेमेशन मार्क है। हाउ कोल्ड द डेज, यहाँ पर दिन कितना ठंडा है उसके बारे में अपनी फीलिंग स्ट्रांगली एक्सप्रेस की जा रही है, इसलिए यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके, अभी नीचे देखिए, इसको अगले हम पेज पे देखते हैं। ओके, लेट्स डू इट। नेम द काइंड ऑफ ईच सेंटेंस बाय मार्किंग अ टिक इन द अप्रोप्रिएट कॉलम। अभी हमें बताना है ये सेंटेंसेस में कौन कौन से टाइप के सेंटेंसेस हैं, ठीक है। हमने 4 टाइप के सेंटेंसेस पढ़े हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। अलास, वी हैव लॉस्ट द मैच। ये अलास जब भी आता है, ये थोड़ा सा खेद या दुख प्रकट करने के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। सो इट एक्सप्रेसेस द स्ट्रॉन्ग फीलिंग, राइट, एंड देयर इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क, सो इट शुड बी द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, द रिवर इज़ फुल ऑफ फिश। ये जनरल इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ ये, इसमें नेगेटिव नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन भी नहीं है। तो दिस इज द असर्टिव सेंटेंस। ईट ओनली बॉइल्ड वेजिटेबल्स, ये क्या है? ये एक सजेशन है, ईट ओनली बॉइल्ड वेजिटेबल्स, तो इसलिए ये इम्पेरेटिव है। हमने ये इम्पेरेटिव में पढ़ा था, सजेशन या ऑर्डर या कमांड। फेच अ ग्लास ऑफ वाटर, ये कमांड हो सकता है, ये ऑर्डर हो सकता है, या रिक्वेस्ट भी हो सकता है, राइट। सो दिस इज वाई दिस इज अ इम्पेरेटिव सेंटेंस। डोंट स्मोक हियर, वो क्या बोल रहा है? ऑर्डर दे रहा है या कमांड कर रहा है कि यहाँ स्मोक ना करें, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। व्हाट अ नॉइस दे आर मेकिंग, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आखिरी में एक्सक्लेमेशन मार्क है। ही हैज़ नेवर टोल्ड अ लाई, ये जनरल सेंटेंस है, इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस है, दिस इज वाई इट्स एन असर्टिव सेंटेंस। द बॉयज़ वर एंजॉइंग देमसेल्व्स, बच्चे या लड़के खुद ही इंजॉय कर रहे थे, ये भी जनरल इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस है, सो इट्स एन असर्टिव सेंटेंस। आर यू प्लेइंग इन द मैच, क्या आप मैच में खेल रहे हो? ये एक क्वेश्चन है, राइट। सो दिस इज द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस ओनली। शी डज नॉट केयर फॉर एनीवन, शी डज नॉट केयर फॉर एनीवन, ये भी इंफॉर्मेशन है, वह किसी के लिए केयर नहीं करती है, ठीक है। सो दिस इज द रीजन इट्स द assertive sentence. Okay, let's move further. On the basis of their structure, sentences can be divided into 3 categories. They are, अब इससे यहाँ से आप थोड़ा सा बहुत अच्छे से क्लोजली देखिए, अच्छे से समझिए, ठीक है। ये 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस 3 टाइप के होते हैं या 3 कैटेगरीज के होते हैं, ठीक है। 1 इज सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस क्या होता है। अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स अ मेन क्लॉज विच मीन्स इट हैज़ ओनली 1 फाइनाइट वर्ब। अच्छा, अभी इस किसी भी सेंटेंसेस में क्लॉज होते हैं। अब क्लॉज क्या होता है? क्लॉज का मतलब होता है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। जब भी किसी सेंटेंस में
एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वन क्लॉज। ठीक है, एक सेंटेंस में एक या एक से ज़्यादा क्लॉजेज हो सकते हैं। एक क्लॉज होने का मतलब है कि एक वर्ब और एक सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, ठीक है, एक पेयर। और एक से ज़्यादा क्लॉजेज होने का मतलब क्या है कि किसी एक सेंटेंस में जब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं और एक से ज़्यादा वर्ब्स हैं तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल क्लॉजेज। ठीक है, तो क्लॉज समझ में आ गया आपको। फॉर एग्जाम्पल अभी नीचे देखिए, अभी इसको पढ़ लेते हैं पूरा। अ फाइनाइट वर्ब इज वन दैट हैज सेंस सच एज रीड, स्टूड, वॉज प्लेइंग, हैज फिनिश्ड एट्सेट्रा। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जो अपना फॉर्म चेंज करती रहती है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जिसका फॉर्म चेंज हो सकता है उसे बोलते हैं फाइनाइट। और ऐसी वर्ब्स जिसका फॉर्म चेंज नहीं होता है वो अपन बोलते हैं उसको नॉन फाइनाइट। अभी आप समझेंगे इसको आगे कैसा होता है। ठीक है, द हंटर कॉट द टाइगर। अब ये पास्ट का सेंटेंस है कि हंटर ने मतलब शिकारी ने टाइगर को पकड़ा, तो ये पास्ट का सेंटेंस है, दिस इज़ वाई ये कॉट लिखा है यहाँ पर। अगर हम इसको प्रेजेंट में बनाते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं कि हंटर कैचेज द टाइगर, राइट। और अगर हम फ्यूचर में बनाएंगे तो हंटर विल कैच द टाइगर। तो कॉट, कैच ऐसा चेंज हो रहा है ना ये वर्ब, तो ये फाइनाइट वर्ब है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, सीइंग द बुल ही रैन अवे। बुल को देखते ही वह भाग गया। अब इसमें आपको वर्ब सी भी दिख रही है और वर्ब ये रैन भी दिख रही है, राइट। अभी इसके अंदर रैन अवे जो है ये वर्ब है फाइनाइट और सीइंग जो है वो है नॉन फाइनाइट। क्यों? क्योंकि सीइंग अपना वर्ब फॉर्म जो है चेंज नहीं करेगा, जबकि रन अपना फॉर्म चेंज करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये रैन अवे इज़ अ पास्ट, राइट, इसको हम प्रेजेंट में बनाएंगे। सीइंग द बुल वैसा का वैसा रहेगा, सीइंग द बुल ही रन्स अवे। फ्यूचर में बनाएंगे तो सीइंग द बुल ही विल रन अवे। ठीक है, तो सिर्फ रन की फॉर्म चेंज हो रही है, रैन, रन, विल, ठीक है, ये सब चेंज हो रहा है, लेकिन सीइंग वैसा का वैसा है। सो इट इज़ द नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट मतलब जो चेंज हो सकता है, नॉन फाइनाइट मतलब जो चेंज नहीं हो सकता है। इन द फर्स्ट सेंटेंस देर इज ओनली वन वर्ब कॉट। पहले सेंटेंस में एक ही वर्ब है कॉट, राइट। ये जो कॉट दिख रहा है अपने को, दिस इज द ओनली वर्ब एंड विच कुड बी चेंज्ड, विच इज़ फाइनाइट वर्ब एज इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस। टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। इन द सेकेंड सेंटेंस रैन इज द फाइनाइट वर्ब वेयर एज सीइंग इज द नॉन फाइनाइट। ये रैन जो है ये फाइनाइट है, सीइंग जो है वो नॉन फाइनाइट है, क्योंकि सीइंग चेंज नहीं होगा। रिमेंबर दैट इन अ सिंपल सेंटेंस देर इज़ ऑलवेज अ फाइनाइट वर्ब। आप सबसे पहले समझेंगे ये याद रखने वाले रूल हैं। सिंपल सेंटेंस में हमेशा एक फाइनाइट वर्ब रहेगी ही रहेगी। ठीक है, मैंडेटरी है, एक फाइनाइट वर्ब चाहिए ही चाहिए सिंपल सेंटेंस में। देयर कैन बी अ नॉन फाइनाइट वर्ब ऑल्सो। एक फाइनाइट वर्ब तो होना ही चाहिए और एक नॉन फाइनाइट वर्ब भी हो सकती है। ठीक है, सीइंग, लुकिंग, डूइंग, ये सारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी वहाँ पर हो सकते हैं। और एक फाइनाइट वर्ब जो चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस और टेंस, वो भी रहेगी ही रहेगी। ये हो गया सिंपल सेंटेंस का। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम सिंपल सेंटेंस के। माई टीचर विल ऑलवेज हेल्प मी। मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है, वो आएगा ही आएगा, मेन क्लॉज। ठीक है, सब्जेक्ट एंड वर्ब, माई टीचर विल ऑलवेज हेल्प मी। इसमें टीचर या माई टीचर इज़ अ सब्जेक्ट, हेल्प इज़ अ वर्ब। अब आप देखेंगे इसके अंदर will finite verb and help non finite verb इसमें दिया है। अकॉर्डिंग टू मी द हेल्प इज़ एक्चुअली द फाइनाइट वर्ब। ठीक है, ये हेल्प जो है वो फाइनाइट वर्ब है यहाँ, और ये सिंपल सेंटेंस है ही इसीलिए क्योंकि इसके अंदर एक मेन क्लॉज है। इसमें सिर्फ एक माई टीचर एक सब्जेक्ट है और एक हेल्प जो है वो है वर्ब है। ठीक है, शी लाइक्स हार्ड वर्किंग चिल्ड्रन, इसमें फाइनाइट वर्ब है, दिख रही है आपको, लाइक्स, क्योंकि ये टेंस के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव ध्यान रहे यहाँ पर, ये नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि चिल्ड्रन नाउन है, नाउन की जो विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, दिस इज़ वाई हार्ड वर्किंग इज़ अ एडजेक्टिव। दिस हाउस बिलोंग्स टू महेंद्र द हेड ऑफ द विलेजर्स, यहाँ पर भी फाइनाइट वर्ब है, belongs, there is only verb here, belongs, finite verb है, this is why it is the simple sentence.
दे वेंट टू द स्टेडियम टू प्ले फुटबॉल। अभी देखेंगे हम, इसमें दो वर्ब्स हैं, एक वेंट और एक है प्ले। ठीक है, वेंट वर्ब चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू द टेंस। जैसे दे वेंट टू द स्टेडियम का हो जाएगा दे गो टू द स्टेडियम, या दे विल गो टू द स्टेडियम। तो अकॉर्डिंग टू द टेंस इट इज़ चेंजिंग, बट टू प्ले फुटबॉल विल ऑलवेज बी द सेम, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, दे वेंट टू द स्टेडियम टू प्ले फुटबॉल, दे विल गो टू द स्टेडियम टू प्ले फुटबॉल, वो वैसा का वैसा रहा पार्ट। तो वहाँ की वर्ब चेंज नहीं हो रही, इसलिए दैट्स द नॉन फाइनाइट वर्ब। द क्वीन सॉ हिम एंटरिंग द पैलेस, द क्वीन सॉ हिम एंटरिंग द पैलेस। अब इसमें सॉ आप देखेंगे तो सॉ फाइनाइट वर्ब है, अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो जाएगा, द क्वीन सी हो जाएगा या द क्वीन विल सी हो जाएगा। ठीक है, या क्वीन इज सीइंग हो जाएगा, क्वीन हैड सीन हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगी। एंटर जो है इट्स अ नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, दिस इज व्हाई इट इज़ द नॉन फाइनाइट वर्ब। लेट अस क्लियरली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। अभी क्लॉज की हम और डीपली बात करेंगे। क्लॉज मतलब जैसे क्या बताया था मैंने आपको, क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना ज़रूरी है। ठीक है, मेन क्लॉज ऑफ अ सेंटेंस इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। वर्ब भी कैसी, फाइनाइट वर्ब चाहिए अपने को, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होगा, तो वो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको मेन क्लॉज बोलते हैं हम उसको। ठीक है, मेन क्लॉज, इट इज़ कंप्लीट इन इट्स मीनिंग। मेन क्लॉज मतलब, और मेन क्लॉज जो है वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होता है, उसका मीनिंग समझ में हमें आता है। हम आगे एग्जांपल देखेंगे। दे प्ले अ मैच एवरी फोर्टनाइट। इसमें आप मुझे बताइए कि सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट इसमें है दे, इसमें वर्ब कहाँ है, इसमें वर्ब है प्ले। फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है, इट्स अ फाइनाइट बिकॉज इट कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है ये। ठीक है, सो दे प्ले अ मैच एवरी फोर्टनाइट। इसके अलावा कोई सब्जेक्ट और वर्ब है क्या, नहीं है, सिर्फ एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। तो दे प्ले अपने आप में, अगर सिर्फ दे प्ले भी लिखता हूँ मैं, तो ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा, कंप्लीट क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, ये क्लॉज कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। अब इसमें क्लॉज है दे और प्ले, दे प्ले, और सेंटेंस क्या है, दे प्ले अ मैच एवरी फोर्टनाइट। ठीक है, सो दिस इज द रीजन इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस बिकॉज इट इज़ गेटिंग ओनली द मेन क्लॉज। समझे? आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, इस पार्ट को सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में अभी हम चल रहे हैं, राइट। सिंपल सेंटेंस में मेन क्लॉज होता है एक। ठीक है, मेन क्लॉज मतलब क्या होता है, क्लॉज क्या होता है कि जिसमें एक, मेन क्लॉज का मतलब होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है, ये हो गया मेन क्लॉज। दूसरा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ अ सेंटेंस इज अ पार्ट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। इसमें एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और एक फाइनाइट या नॉन फाइनाइट कैसी भी वर्ब हो सकती है। ठीक है, नोट दैट दिस क्लॉज इज इनकम्प्लीट इन इट्स मीनिंग। अभी मैंने आपको मेन क्लॉज में भी यही बताया कि एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, यहाँ पर भी सब्जेक्ट और फाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसका मीनिंग वो अपने आप में कैरी नहीं करता है, उसका कोई मतलब अपने आप में नहीं होता है जब तक कि मेन क्लॉज ना मिले उसको। उसे मेन क्लॉज का कोई सेंटेंस मिलेगा तब जाके उसका मीनिंग कंप्लीट होगा। द सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ठीक है, हम एग्जाम्पल लिखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल केयरफुली। शी डिड नॉट नो हाउ टू सॉल्व द सम। अभी शी डिड नॉट नो हाउ टू सॉल्व द सम एक पूरा सेंटेंस मान के चलते हैं, उसमें मेन क्लॉज क्या रहेगा, शी डिड नॉट नो, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, नो है, तो ये मेन क्लॉज है और फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, इसमें आप दूसरे सेंटेंस में देखते हैं हाउ टू सॉल्व द सम। अगर मैं शी डिड नॉट नो को हटा दूँ, ठीक है, और आपको सिर्फ एक यही सेंटेंस दूँ हाउ टू सॉल्व द सम, क्या इसका कुछ मतलब समझ में आ रहा है आपको? हाउ टू सॉल्व द सम नहीं है ना, कौन किससे कह रहा है, कुछ मतलब नहीं है, सेंटेंस इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो ये इसीलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसका, राइट। और जब हम इसको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा शी डिड नॉट नो हाउ टू सॉल्व सम, तब इसका पूरा इस सेंटेंस का पूरा मीनिंग कैरी होगा। शी डिड नॉट नो इज द मेन क्लॉज which is complete in its meaning, but how to solve the sum depends on the main clause to complete its meaning. ठीक है, they could not play the match,
ये मेन क्लॉज है। नीचे देखिए अगला सेंटेंस आपको दिख रहा होगा, दे कुड नॉट प्ले द मैच। ये अपने आप में कंप्लीट है, इसके आगे किसी सेंटेंस की किसी बात की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि वे मैच नहीं खेल सके, ठीक है। लेकिन अगला सेंटेंस हम देखें, बिकॉज इट स्टार्टेड रेनिंग। अगर हम पहला सेंटेंस नहीं बोलते तो इस सेंटेंस का कोई मतलब समझ में आता क्या, क्योंकि इसके आगे बिकॉज लग गया, बिकॉज इट स्टार्टेड रेनिंग, क्योंकि पानी बरसना चालू हो गया था। अब कोई आपसे सिर्फ आगे सिर्फ ये बोले क्योंकि पानी बरसना चालू हो गया, तो आपको समझ में नहीं आएगा वो क्या बोलना चाह रहा है, राइट। सो दिस इज द रीज़न इट इज़ अ सबऑर्डिनेट क्लोज। इसको इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमको पहले वाले सेंटेंस की ज़रूरत पड़ेगी। लेट्स मूव फर्दर। ओके, दे कुड नॉट प्ले द मैच वाला हमने कर लिया है। नीचे देखते हैं हम, शी इज़ मिसेस कपूर। अब शी इज़ मिसेस कपूर अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, इसका मतलब भी समझ में आ जाएगा आप किसी को बोलेंगे तो, राइट। लेकिन अगला सेंटेंस देखते हैं, हु इज़ आवर क्लास टीचर, जो कि हमारी क्लास टीचर है। अब ये कोई आपको बोले जो कि हमारी क्लास टीचर है, तो आपको समझ में आएगा कुछ कि कौन, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, राइट। तो उसके लिए हमें बताना पड़ेगा शी इज़ मिसेस कपूर। तो दैट इज़ द सबऑर्डिनेट क्लॉज विच सेज हु इज़ आवर क्लास टीचर एंड शी इज़ मिसेस कपूर इज़ द मेन क्लॉज, क्योंकि इसका मीनिंग कैरी हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन दे लॉस्ट द मैच, मेन क्लॉज हो गया ये, ठीक है। व्हेन दे लॉस्ट द मैच दे वर्कड इवन हार्डर, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, वैसे ही जैसे कि हम सारे क्लॉजेस के बारे में बात कर रहे हैं, सारे सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। रिमेंबर दैट सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस आर दोज कंजंक्शंस दैट जॉइन द मेन क्लॉज ऑफ द सेंटेंस विद द सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। क्या बोल रहे हैं वो बोल रहा है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं। कंजंक्शंस का मतलब होता है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, ऐसे वर्ड्स। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस आर दोज कंजंक्शंस दैट जॉइन द मेन क्लॉज ऑफ द सेंटेंस विद द सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को हमने समझ लिया, ठीक है। उन दोनों को जोड़ने वाले जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं उनको हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस बोलते हैं, जैसे एंड, सो, दैट, when, before, as, for, because, if, unless, though, till, etc. are some of the subordinating conjunctions that join two sentences. ये two sentences को join करते हैं। आपको बीच में अगर कुछ भी समझने में डिफ़िकल्टीज हो तो आप बीच बीच में पॉज करके सुने, ठीक है, समझें, और इसको रिपीटेटिवली आप कर करके बैक कर करके देख सकते हैं बार बार, ठीक है, आपको समझ में आएगा। सेंटेंसेस देखते हैं हम। द टेलर पिक्ड द चेक दैट हैड फॉलन डाउन। इसमें देखिए दो सेंटेंसेज हैं, अब हम इनको समझेंगे। द टेलर पिक्ड द चेक, ये एक सेंटेंस हो गया, इससे हमें मीनिंग उसका पूरा कैरी समझ में आ रहा है। क्या बोल रहा है वो, बोल रहा है द टेलर पिक्ड द चेक, टेलर ने चेक पिक किया, ठीक है, समझ में आ गया ये। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखेंगे, दैट ही हैड फॉलन डाउन। सिर्फ अगर इतना हम पार्ट बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसका एग्जिस्टेंस जो है दूसरे सेंटेंस का जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है, उसका एग्जिस्टेंस हमेशा मेन क्लॉज पे रहता है। तो जो हमारा मेन क्लॉज है वो है द टेलर पिक द चेक, और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा हो गया, दैट हैड फॉलन डाउन, ठीक है, जो गिर गया था। अगला सेंटेंस, द बस ड्राइवर वॉज शेकिंग। यहाँ तक तो पूरा हमको समझ में आ गया, द बस ड्राइवर वॉज शेकिंग, इसीलिए ये कौन सा हो जाएगा, ये मेन क्लॉज हो जाएगा, क्योंकि ये समझ में आ गया है, इसका मीनिंग कैरी हो रहा है पूरा, ठीक है। बिकॉज हिज ब्रेक्स हैड फेल्ड, किसके ब्रेक्स, ये कैसे पता चलेगा हमको, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है ना, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, तो इसीलिए इसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में रखेंगे। द जनरल इन्फॉर्म्ड हिज मैन, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, द जनरल इन्फॉर्म्ड हिज मैन, इसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दैट वॉर हैड स्टार्टेड, दैट वॉर, कौन सी वार, ठीक है, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो ये इसका डिपेंडेंसी है इस वाले सेंटेंस पे। तो द जनरल इंफॉर्मेशन, द जनरल इन्फॉर्म्ड हिज मैन विल बी द मेन क्लॉज, और दैट वॉर हैज स्टार्टेड सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। दे कुडंट गो टू सर्कस, ये एक मेन क्लॉज हो जाएगा। बिकॉज द शो वॉज कैंसल्ड, ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा क्योंकि डिपेंडेंट है। वेरेवर द bees are, honey is also there. Wherever the bees are कैसा है ये एक मेन क्लॉज है, क्योंकि इसका मीनिंग क्लियर है अपने आप में। honey is also there अगर हम बोलेंगे तो पूछेगा सामने वाला कहाँ, किसकी, वहाँ कहाँ की बात कर रहे हो आप, राइट।
तो इसकी डिपेंडेंसी है पहले सेंटेंस पे, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया।